यदि इस प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलत व्याख्या पाई जाती है तो यह किसी भी पक्ष की कानूनी जिम्मेदारी को उत्पन्न नहीं करेगी। इस संदर्भ में लेखक, अनुवादक, प्रकाशक या वक्ता किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त माने जाएंगे। दोस्तों, मैं विवेक शुक्ला और आज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण केस मृत्यु दंड पर केस लेकर के आया हूं, जो कि है अब्दुल नस्सार वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड ANR SCR 1 ईयर 2025 वॉल्यूम 2 डेट ऑफ जजमेंट 7 जनवरी 2025 और पिटिशनर अब्दुल नस्सार। भारतीय दंड संहिता 1860 धारा 302 और 376 अभियोजन का यह मामला था कि अभियुक्त ने बालिका पीड़िता के साथ जबरन और हिंसात्मक यौन शोषण किया और उसके बाद उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। निचली अदालत ने अभियुक्त अपीलकर्ता को IPC की धारा 302 और 376 के तहत दंडनीय अपराधों को दोषी पाया। निचली अदालत ने अभियुक्त अपीलकर्ता को मृत्युदंड की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने मृत्यु संदर्भ की पुष्टि की। अभियुक्त ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की। अपील लंबित रहने के दौरान अभियुक्त का निधन हो गया। यद्यपि अपीलों की निरंतरता हेतु अपीलकर्ता के वैधानिक उत्तराधिकारों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 394(2) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया। न्यायालय का निर्णय रिकॉर्ड पर उपस्थित साक्ष्यों के गहन विश्लेषण से निम्नलिखित परिस्थितियां दृढ़ता से स्थापित होती हैं, जो कि अभियुक्त अपीलकर्ता को दोषीता की ओर स्पष्ट रूप से संकेत करती है। पीड़ित बालिका अभियुक्त की बेटी की मित्र थी और वे दोनों साथ में मदरसे जाया करती थी। घटना के दिन पीड़ित बालिका को अभियुक्त की बेटी के साथ देखा गया था, लेकिन वह कभी मदरसा नहीं पहुंची। उसकी तलाश में व्यापक खोजबीन की गई। संदेह की सुई अभियुक्त के घर पर की ओर गई और कई बार तलाशी के बाद PW12 ने अभियुक्त के बाथरूम से टॉर्च जलाकर जांच की, जहां पर कपड़ों का ढेर मिला, जिसमें कि PW8 ने हटाया और उसके नीचे छुपाई हुई पीड़ित बालिका की मृत देह मिली। अभियुक्त के घर के अंदर सेफ्टी टैंक में भी 2 स्लैब भी हटी हुई पाई गई। मृत बालिका द्वारा पहनी गई खून से सनी हुई गुलाबी मिडी स्कर्ट M07, पेटीकोट M08 और काली मिडी टॉप M09 और उसकी मां PW9 ने पहचाना, जिससे पुलिस ने अभियुक्त के घर से बरामद कर जब्त किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित बालिका के शरीर पर कुल 37 पूर्व मृत्यु चोटें पाई गई। मृत्यु के कारण गला दबाकर और फंदा कसकर की गई हत्या बताया गया। FSL रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित बालिका की मिडी स्कर्ट, अभियुक्त की धोती और घटनास्थल पर एकत्रित कॉटन गाज में मानव शुक्राणु और वीर पाया गया। घटनास्थल से एकत्रित बाल मृत बालिका को बालों से भी मेल खाते थे। DNA रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि मिडी स्कर्ट M07 पर मिले वीर के धब्बों का DNA प्रोफाइल अभियुक्त से मेल खाता है। इसके अलावा खाट और उसके नीचे मिले खून के धब्बे मृत बालिका के थे। मृत बालिका की अन्य वस्तुएं भी बरामद की गई। रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के विश्लेषण के आधार पर अभियुक्त की दोषिता सिद्ध करने के लिए आवश्यक सभी परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण रूप से स्थापित की गई। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने ठोस और विश्वसनीय परिस्थिति जन्य साक्ष्य प्रस्तुत कर यह सिद्ध कर दिया कि अभियुक्त ने पीड़ित बालिका के साथ जबरन और हिंसक यौन शोषण किया है और बाद में उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई। साक्ष्य परिस्थिति जन्य साक्ष्य वे सिद्धांत जिनका पालन न्यायालयों को परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर आधारित मामलों के साक्ष्य की सराहना और मूल्यांकन करते समय करना चाहिए। अभियोजन और बचाव पक्ष के प्रत्येक गवाह की गवाही की सूक्ष्मता से विचार और विश्लेषण किया जाना चाहिए। प्रत्येक गवाह के साक्ष्य का समग्र रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पहलू न छूटे। दूसरा, परिस्थिति जन्य साक्ष्य वह साक्ष्य है जो किसी तथ्य के निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए अनुमान पर आधारित होता है। अतः प्रत्येक गवाह की गवाही से निकल जाना सकने वाला तर्क संगत निष्कर्षों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया जाना चाहिए। तीसरा बिंदु, दोष सिद्ध करने वाली परिस्थिति जन्य साक्ष्य की प्रत्येक कड़ी का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाना चाहिए
ताकि यह पता चल सके कि प्रत्येक परिस्थिति व्यक्तिगत रूप से सिद्ध हुई है और वे सभी मिलकर एक ऐसे अबाध श्रृंखला बनाती है जो केवल अभियुक्त की दोषिता की परिकल्पना के अनुरूप है और उसके निर्दोषता के साथ पूरी तरह असंगत है। चौथा बिंदु, निर्णय में यह विस्तार से स्पष्ट किया जाना चाहिए कि किसी विशेष साक्ष्य को स्वीकार या अस्वीकार करने का तर्क है और यह दिखाना जाना चाहिए कि निष्कर्ष किसी प्रकार से तार्किक रूप से साक्ष्य से निकाला गया है। यह भी स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि प्रत्येक साक्ष्य दोष की सामग्री कहानी में किसी प्रकार योगदान करता है। पांचवा बिंदु, निर्णय में यह परिलक्षित होना चाहिए कि दोष का निष्कर्ष यदि कोई हो तो परिस्थितियों के उचित और सावधानी पूर्वक मूल्यांकन के बाद ही निकाला गया है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वे किसी अन्य तर्क संगत परिकल्पना के साथ संगत है या नहीं। सभी उपलब्ध साक्ष्यों और परिस्थितियों के विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियुक्त ने अत्यंत निंदनीय कृत्य किया है जिसके लिए मृत्युदंड उपयुक्त और न्यायोचित है। इस निर्णय से यह स्थापित किया कि कानून के समक्ष ऐसे अपराधों के प्रति शून्य सहिष्णुता का नीति आवश्यक है। यह मामला यह भी दर्शाता है कि जब अभियोजन द्वारा ठोस और स्पष्ट परिस्थिति जन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं तो न्यायालय उन्हें संपूर्णता से परखकर निष्पक्ष निर्णय देता है और यही हमारी न्यायिक प्रक्रिया की शक्ति है। तो इस निर्णय के भविष्यगत प्रभाव यानी फ्यूचर इम्प्लीकेशन ऑफ दिस केस बाल संरक्षण के मामलों में सख्त दृष्टिकोण की पुष्टि। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की सजा को उचित ठहराए जाने से यह स्पष्ट संकेत गया कि बालिकाओं के विरुद्ध हिंसक अपराध है, विशेषकर जब वह यौन अपराध से जुड़ा हो जो न्यायालय उसे सबसे गंभीर श्रेणी में मानता है। इससे भविष्य में ऐसे मामलों में अभियोजन को कठोर सजा की मांग करने का नैतिक और कानूनी अधिकार मिलेगा। परिस्थिति जन्य साक्ष्य की स्वीकार्यता को मजबूती। यह निर्णय इस बात पर स्थापित करता है कि जब भौतिक साक्ष्य सीमित हो तब भी यदि परिस्थिति जन्य साक्ष्य की श्रृंखला पूर्ण हो और कोई वैकल्पिक व्याख्या संभव न हो तो अभियुक्त को दोषी ठहराया जा सकता है। इससे न्यायालय को ऐसे साक्ष्यों की भूमिका में अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। डीएनए और फॉरेंसिक साक्ष्य के महत्व को न्यायिक मान्यता। डीएनए रिपोर्ट, एफएसएल विश्लेषण और वैज्ञानिक साक्ष्यों पर न्यायालय ने गंभीर भरोसा जताया है और इसका असर यह होगा कि जांच एजेंसियां भविष्य में अपराध की जांच में फॉरेंसिक साक्ष्य संकलन को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी और न्यायालयों में इसकी प्रामाणिकता अधिक दृढ़ता से मानी जाएगी। दंड प्रक्रिया संहिता धारा 394(2) की व्याख्या का विस्तार। इस मामले में अभियुक्त की मृत्यु के उपरांत उसे उत्तराधिकारों द्वारा अपील की निरंतरता को मंजूर देने से यह स्पष्ट हुआ कि गंभीर अपराधों में कानून अपील की प्रक्रिया मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होती, बल्कि न्याय की अवधारणा के तहत उत्तराधिकारी भी निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार रखते हैं। मृत्युदंड पर न्यायिक रुख का संकेत। यह निर्णय यह दर्शाता है कि भले ही मृत्युदंड को लेकर दुनिया में भर में बहस हो, परंतु भारत में जब अपराध विशेष रूप से जघन्य, निर्मम और समाज को झकझोर देने वाला हो तो न्यायालय इसके लिए अधिकतम सजा देने से पीछे नहीं हटता। यह भविष्य में अन्य मामलों के लिए भी एक मिसाल बनेगा। अभियोजन की जिम्मेदारी और केस प्रेडिस्टन की दिशा। अभियोजन पक्ष को यह सीख मिलती है कि यदि वह उचित रूप से साक्ष्य एकत्र कर गवाहों की गवाही और फॉरेंसिक रिपोर्ट को सही समय पर प्रस्तुत करे तो न्यायालय से कठोर सजा प्राप्त करना संभव है। इससे अभियोजन के स्तर पर तैयारी का स्तर और सशक्त हो सकता है। जन सामान्य में न्यायिक विश्वास की पुनर्स्थापना। इस निर्णय से समाज में यह संदेश गया कि न्यायालय ऐसे मामलों में निष्क्रिय नहीं है और पीड़ित पक्ष को पूर्ण न्याय देने के लिए सक्षम और प्रतिबद्ध है। इससे न्यायपालिका की छवि समाज में और मजबूत होगी। यह मामला केवल एक आरोपी की सजा नहीं बल्कि न्यायिक सिद्धांतों, साक्ष्य के मूल्यांकन और समाज में अपराध के प्रति कानूनी प्रतिक्रिया को परिभाषित करने वाला एक मील का पत्थर है। अब समय है कि हम सब कानून को सिर्फ किताबों तक सीमित न रखें बल्कि उसकी चेतना को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों में उतारें। ऐसे ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कानूनी विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ कानून सिर्फ किताबों में नहीं जिंदगी में भी होता है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। नमस्कार। यह न्यायिक निर्णय का विवरण सर्वोत्तम प्रयासों के तहत
हिंदी भाषा में प्रस्तुत किया गया है ताकि कानूनी मामलों की जानकारी आम जनता तक सरल और सुलभ रूप में पहुंचाई जा सके। हालांकि इस अनुवाद या प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की त्रुटि, गलत व्याख्या, विसंगति या चूक की संभावना हो सकती है। यह सामग्री केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है और इसे किसी भी विधिक परामर्श या आधिकारिक दस्तावेज के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कृपया किसी भी कानूनी निर्णय या कार्यवाही से पहले किसी योग्य अधिवक्ता या विधिक विशेषज्ञ से परामर्श करें।